स्टूडेंट्स इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। मैथमेटिक्स है 25% नॉलेज है और 75% प्रैक्टिस। अगर कोई टीचर केवल पढ़ा रहा है और वो अपने स्टूडेंट से प्रैक्टिस नहीं करवा रहा है, इसका मतलब क्या है? 25% काम हो रहा है, 75% काम नहीं हो रहा है। आपके रिवॉर्डिंग प्रोग्राम उसमें क्या होता है एक्चुअली, स्ट्रेटजीज क्या होती है कि आप एक बच्चे को किस तरह से ट्रेन करोगे ताकि वो सिलेक्शन में करे? क्या स्ट्रेटजी होती है, क्या शेड्यूल होता है, किस तरह से ये प्रोग्राम आपका चलता है? मिस्टर गणेश शौकी, जो अपने स्टूडेंट्स के बीच में चादरी सर के नाम से जाने जाते हैं, इनकी गाइडेंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। स्टाफ सिलेक्शन और रेलवे में बहुत अच्छी उपलब्धियों के साथ में स्टूडेंट्स को सिलेक्शन मिली है। आज के एसएससी फील्ड के एजुकेशन स्टाफ का हम स्वागत करते हैं मिस्टर गणेश शौकी सर। थैंक यू वेरी मच। सर, आपके जो जर्नी रही है टीचिंग फील्ड के अंदर, उससे हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखो, मैं बताऊँ, अपने पास में जो ये प्रोग्राम है, इसमें टाइम अपने पास में लिमिटेड है और मेरी जर्नी इतनी बड़ी है कि उसमें एक अपना जो प्रोग्राम है ये तो जर्नी में खत्म हो जाएगा। और क्योंकि अगर मैं ये देखता हूँ कि अगर मैं अपनी जर्नी बताना शुरू करूँगा तो फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं मिस नहीं करना चाहता और हर चीज़ को मैं डिटेल से बताने में बिलीव करता हूँ। ऐसे नहीं कि मैंने किसी चीज़ को ऐसे समराइज कर दिया, क्योंकि मैं कभी भी चीज़ों को समराइज नहीं करता हूँ, पहले उस चीज़ को पूरा डिटेल से बताता है। अभी हम देखो, अभी हमें क्या करना है, मेरी पहले की उपलब्धियाँ क्या हैं, मैंने कब से ये शुरू किया, उसमें मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ। जब हम बीएससी कर रहे थे और बीएससी फर्स्ट ईयर में थे, उसी टाइम से पढ़ाने के प्रति एक इंटरेस्ट क्रिएट हो गया था। उसमें हुआ कुछ ऐसा था कि हमारी एक दीदी थी, हमारे फ्रेंड की सिस्टर थी, हमारी दीदी थी, तो वो नेट जेआरएफ की तैयारी करवाते थे। अब नेट जेआरएफ में जो फर्स्ट पेपर होता है वो क्वांटिटी एप्टीट्यूड और रीजनिंग का होता है। तो उन्होंने कहा कि भैया आप ऐसे पढ़ा दो, तो ये शौक में शुरू हुआ था और उसके बाद में पढ़ाते अच्छा लगने लगे। हम जब कॉलेज में फाइनल कर चुके थे उस टाइम हमने कोचिंग शुरू कर दी थी, यानी कॉलेज स्टूडेंट होने के साथ साथ में हमने अपनी कोचिंग स्टार्ट कर दी थी। शुरू में जैसे बीएचटीसी के लिए है, प्री बीएड के लिए, उस टाइम बहुत क्रेज होता था बीएड का, आज तो बहुत बीएड कॉलेज हो गए। उसके बाद में हमने ये पटवारी के हैं, ग्राम सेवक के हैं, एसएससी के हैं, रेलवे के हैं, ये बैच लेना शुरू कर दिया था। उसके बाद में मैं कुछ टाइम सीख कर रहा, उसके बाद में 2 साल गया, फिर एक आगे सवाईमाधोपुर में गंगापुर सिटी, वहाँ पर फिर मैंने टीचिंग की। उसके बाद में जयपुर आया, जयपुर में टॉप फाटक पर क्लासें रही, महेश नगर में क्लासें रही और 8 मार्च से 2011 तक 14 क्लासेज के इस प्लेटफॉर्म पर हमने शुरुआत की। उस टाइम क्या होता था, जैसे एसएससी का एग्ज़ाम होता था, तो एसएससी के एग्ज़ाम में 600 नंबर का रिटर्न पेपर होता था, जिसमें 200 नंबर का तो होता था प्री और 400 का होता था मेंस। तो उसमें 250 नंबर की मैथ्स आती थी, 250 नंबर की इंग्लिश आती थी। अब एक स्टूडेंट का ये था कि अगर वो मैथ्स और इंग्लिश को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से तैयार कर लेता है तो फिर वो रीजनिंग है, जीके है, इनको इतना ज़्यादा सीरियसली लेता था। तो उस टाइम जैसे इंडिविजुअल टीचर्स हैं तो लड़के इंडिविजुअल तैयारी करते थे, केवल मैथ्स के लिए एक सर के पास में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश के लिए दूसरे सर के पास में पढ़ रहे हैं, इस तरीके का सिस्टम था। ठीक है, और उस टाइम ये था कि अगर आपकी मैथ्स शानदार है, आपकी इंग्लिश शानदार है, तो आपकी एसएससी में नौकरी पक्की है। और अगर आपकी इंग्लिश शानदार नहीं है और केवल मैथ्स शानदार है तो आपकी फिर रेलवे में नौकरी पक्की है। ठीक, एंड मेरे स्टूडेंट्स हमेशा से मेरे से एक शिकायत करते हैं कि सर आपने जो एसएससी में जो पोस्ट पे सेलेक्ट हुए हैं, आप हमेशा उन्हीं स्टूडेंट्स की बात करते हो और रेलवे के स्टूडेंट्स की कभी बात ही नहीं करते। ये हमेशा से शिकायत रही है। ठीक है, एसएससी के स्टूडेंट और जाना भी ज़्यादातर इस तरीके से जाता था कि सर एसएससी के लिए पढ़ाते हैं। उस टाइम हम पढ़ाते थे तो 2010 में सिलेबस चेंज हुआ था और अर्थमेटिक के साथ में एडवांस मैथ्स को भी शामिल किया गया। उस टाइम एडवांस मैथ्स को पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो 1-2 था और जो एडवांस पढ़ाते थे वो फिर अर्थमेटिक उतने अच्छे नहीं पढ़ा पाते। अब इसमें स्टूडेंट्स को क्या होता है, अब जैसे एडवांस बहुत अच्छी पढ़ा रहे हैं तो अर्थमेटिक में दिक्कत आ रही है, अर्थमेटिक बहुत अच्छी पढ़ा रहे हैं तो एडवांस में दिक्कत आ रही है। और ये उस टाइम नहीं, ये आज भी हो रहा है। हाँ, आप ये देख लीजिए कि जैसे मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा है, मान लीजिए 8 महीने का बैच है तो उसमें से जो 6 महीने होते हैं, 6 महीने तक अर्थमेटिक पढ़ाया जाता है
और जो लास्ट के 2 महीने होते हैं उसमें एडवांस को कंप्लीट कर देते हैं। अलजेब्रा को पढ़ाते हैं, वैल्यू पुट करके कर लो, 1 2 3 से कर लो। ट्रिग्नोमेट्री में थीटा की वैल्यू पुट करके कर लो, ठीक है। एंड आपको इस तरीके से बताया जाता है कि आपका जो रियल मैथमेटिक्स है उससे कोई मतलब ही नहीं रहता है। इसलिए मुझे ऐसे लगा कि एक स्टूडेंट के लिए पहली जरूरत ये है कि वो अपने कंसेप्ट क्लियर करे। उसके बाद भी वो 1000 ट्रिक्स लगा सकता है, 1000 शॉर्ट मेथड्स लगा सकता है, लेकिन एक बार उसको कम से कम कंसेप्ट का पता होना चाहिए। उसके बाद भी वो वैल्यू पुट करके करे, ऑप्शन से क्वेश्चंस को करे, वो थीटा की वैल्यू मान के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करे, कुछ भी कर सकता है। उसके पास में बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे अर्थमेटिक में कई चीजें चलती हैं कि आप एक कैलकुलेशन में शॉर्ट मेथड्स यूज कर सकते हो। आप यूनिट डिजिट से आंसर ले सकते हो या आप डिजिट सम से आंसर ले सकते हो। लेकिन ये कब लगाने चाहिए? जब आपको कंसेप्ट पहले से पता हो, रियल मेथड आपको पता होना ही चाहिए। क्योंकि कई बार गाड़ी ऐसी फंसती है कि आपको पूरे कंसेप्ट से चल के ही आप क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हैं। तो वहाँ से मैं 2010 में यहाँ टॉम फाटक पर क्लासें लेता था। उस टाइम में स्टूडेंट्स ने कहा कि सर आप यहाँ उतना कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि जैसे अपन कहीं भी किसी दूसरी कोचिंग में पढ़ा रहे होते हैं तो वहाँ पर दिक्कत ये होती है कि आपको लिमिटेड क्लास दी जाती है कि सर 100 क्लासों में सिलेबस पूरा करना है, 120 क्लासों में सिलेबस पूरा करना है, 1 घंटे का टाइम होता है। तो वहाँ पर केवल पढ़ाई हो पाती है। और मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आज भी टीचर्स को तो मैं कहूँगा ही कहूँगा, स्टूडेंट्स इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। मैथमेटिक्स है 25% नॉलेज और 75% प्रैक्टिस। 75% प्रैक्टिस है मैथमेटिक्स। अगर कोई टीचर केवल पढ़ा रहा है और वो अपने स्टूडेंट से प्रैक्टिस नहीं करवा रहा है, इसका मतलब क्या है? 25% काम हो रहा है, 75% काम नहीं हो रहा है। अब एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, एक तो होती है टीचिंग और एक होती है कोचिंग। अब कोचिंग शब्द अपना यूज कर रहे हैं तो रियल में कोचिंग होनी चाहिए, जबकि वो क्या रहा है? टीचिंग हो रही है। कोई भी लड़का ऑनलाइन पढ़ रहा है, ऑफलाइन पढ़ रहा है, क्या कर रहा है? उसकी 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, जैसे मैं मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं, ऐसा इंग्लिश में, ऐसा रीजनिंग में, ऐसा जीके में तो चलो मान लिया आपको जो पढ़ा दिया कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है तो वो याद हो गया, उसमें प्रैक्टिस का रोल नहीं रहता है। लेकिन मैथमेटिक्स में जैसे अपन कोई भी कंसेप्ट ले सकते हैं, जैसे पाइथागोरस थ्योरम ले लिया आपने। अब पाइथागोरस थ्योरम छोटी सी होती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हो जाएगा। छठी क्लास में। हाँ, ये सबको पता होता है। एग्जाम में कभी भी ये नहीं पूछते कि पाइथागोरस थ्योरम लिख के आओ। उसके ऊपर क्वेश्चंस कितने बन सकते हैं, अब वो कितने तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक हमारे ज्योमेट्री में एक कंसेप्ट चलता है, ट्रायंगल में चलता है सिमिलरिटी और कोवेलेंस, समरूपता और समानता। समरूपता का जो कंसेप्ट होता है ना, अगर उसको केवल पढ़ाना तो वो 10 मिनट का कंसेप्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में पूरा सिमिलरिटी पढ़ाया जा सकता है। उसमें 4 टाइप होते हैं। एक तो होता है साइड, एक होता है साइड एंगल साइड, एक होता है एंगल, तो एक होता है RHS, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। ठीक है, अगर इसको समझाया जाए ना तो ये 10 मिनट 15 मिनट का काम है कि ये चारों टाइप की सिमिलरिटी क्या होती है। लेकिन अगर एग्जाम में कभी भी किसी लड़के का ज्योमेट्री का सवाल कभी भी उलझता है, वो डेफिनेटली सिमिलरिटी का सवाल उससे उलझेगा। सिमिलरिटी के कंसेप्ट को समझने में 15 मिनट लगते हैं, लेकिन अगर एक लड़का सिमिलरिटी के क्वेश्चंस लेके देखेगा पिछले साल के, ठीक है, मैं भी प्रीवियस ईयर की PYQ की भी बात करूंगा कि PYQ के नाम पर किस तरीके से क्या होगा। अगर सिमिलरिटी के क्वेश्चंस लेके बैठेगा ना वो, तो जब तक वो कम से कम 200, 250, 300 क्वेश्चंस नहीं कर लेगा, तब तक उससे एग्जाम में नहीं होगा। एग्जाम पढ़ने का अल्टीमेट मकसद क्या है? एग्जाम में परफॉर्म करना। अगर एक लड़का पढ़ के कितना भी खुश हो रहा है, उसको सिमिलरिटी आती है, और अगर एग्जाम में वो सिमिलरिटी के क्वेश्चंस नहीं करे, मैं सिमिलरिटी का एग्जांपल दे रहा हूं, कोई भी कंसेप्ट हो सकता है, अगर उससे एग्जाम में उस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, तो फिर उस पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहता। यहाँ पर एकेडमिक से डिफरेंट क्या हो जाता है? एकेडमिक में आपको कोई क्वेश्चन दिया, अगर आप उसको आधा भी करके आ जाओगे, आप उसका फॉर्मूला लिख दिया, आप उस सवाल को आधा कर दिया लेकिन बाकी पूरा नहीं हुआ, तो भी आपको आधे नंबर मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको आधे नंबर मिलते हैं, या तो आपको पूरे मिलते हैं, या फिर आप गलत करते हो तो उल्टे माइनस में हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, वो मैंने उस टाइम भी महसूस किया था, तो उस दिक्कत को मैं आज फिर दोबारा महसूस कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स के सामने जो दिक्कत आती है, और वो होती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस सबसे बड़ा नहीं करवाता है, वो जस्ट सिलेबस पूरा करने पे ध्यान देता है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ,
आपने ऑनलाइन बहुत सारे टीचर्स को देखा, जी बिल्कुल। यूट्यूब के ऊपर एक्टिव। हाँ और आज के टाइम में तो हर टीचर जो ऑफलाइन पढ़ाता है वो ऑनलाइन भी यूट्यूब के ऊपर तो रहता ही रहता है, हाँ, बहुत सारे ऐप के ऊपर भी क्लास देते हैं। ठीक, हर टीचर यही बताता है कि ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करो, इस तरीके से करो। सबकी एक ही बात आ रही है कि क्या करने से क्या होता है, रिजल्ट्स अच्छे लाने के लिए क्या करना क्या चाहिए। करना चाहिए। आपको अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर मैं फिजिकली बात करूँ तो मैं थोड़ा सा मोटा हूँ। ठीक है, मैं अपने आप को फिजिकली वेल फिट पर्सन में नहीं मानता। ठीक, क्या मुझे पता नहीं है कि मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए डेली? पता है ना? ठीक है, मैंने भी बहुत सारे वीडियो देख लिए कि फिजिकल फिटनेस के लिए क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन सी एक्सरसाइज से फिजिकल फिटनेस आएगी, कौन सी फिजिकल फिटनेस से मेरी थाइज कम होंगी, कौन सी फिजिकल एक्सरसाइज करने से मेरे ये यहाँ से फैट कम होगा। मुझे सारी पता है ना क्या हो रहा है, क्या उससे नॉलेज, सिर्फ नॉलेज नहीं से हो रहा नहीं हो सकता। ये ऑनलाइन पढ़ाई मान लो चाहे ऑफलाइन पढ़ाई मान लो, अगर केवल कंसेप्ट बताए जा रहे हैं तो वैसा ही है जैसे कोई आदमी YouTube के ऊपर रेसिपी देख के अपने आप को हलवाई समझने लग जाता है, उतना ही बोलने। नॉलेज सब कुछ है, उसको एग्जाम में डिलीवर नहीं कर पा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत है वो उस नॉलेज को एग्जाम में डिलीवर ही नहीं कर पा रहा। ठीक है, आप किसी भी बैटिंग कोच के पास में क्रिकेट में बैटिंग सीखने के लिए गए और वो कोच आपको 1 घंटे बैटिंग करके आपको दिखाने के लिए बैटिंग ऐसे होती है और अब आपको बोल दे कि आप घर जाके बैटिंग करना, इसके आधार पर जो मैंने दिखाया है इसके आधार पर आप घर जाके बैटिंग कर लेना, आप कभी बैटिंग सीख पाओगे? उसको आपसे बैटिंग करवानी पड़ेगी। आपको यॉर्कर भी खेलना सिखाना पड़ेगा, बाउंसर खेलना सिखाना पड़ेगा, और पिच बॉल भी आपको खिलाई जाएंगी, शॉर्ट पिच बॉल खिलाई जाएंगी, ऑफ स्टंप से बाहर जाती बॉल खिलाई जाएंगी, इन स्विंग खेलनी पड़ेगी, आउट स्विंग खेलनी पड़ेगी, स्पिन खेलनी पड़ेगी, ऑफ ब्रेक खेलनी पड़ेगी, लेग ब्रेक खेलनी पड़ेगी, गूगली खेलनी पड़ेगी, पॉइंट्स में कैसे आपको शॉट खेलना है, कवर्स में कैसे शॉट खेलना है, अपर कट कैसे खेलना है, आपको विकेट बचाना है तो किस तरीके से बैटिंग करनी है, आपको रन रेट बढ़ानी है तो किस तरीके से करनी है। हर चीज के लिए आपको खुद वहां पर काम करवाया जाएगा। और ऐसे नहीं कि एक यॉर्कर खिला दी तो आप हमेशा यॉर्कर खेल लोगे। ठीक है, आपको लगातार यॉर्कर खिलाई जा रही है और अचानक बाउंसर आ गया तो क्या करोगे? और ये अपने एग्जाम में अपने साथ में एग्जाम में अपने साथ में ये होता है। और ये तो मैंने मैथमेटिक्स का बताया है, हर सब्जेक्ट में यही होता है, हर सब्जेक्ट में यही होता है। ठीक है, दिक्कत कहाँ आ रही है? मैं कह रहा हूँ हर टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, हर टीचर बहुत अच्छा है, हर स्टूडेंट बहुत अच्छा है। क्या वो टीचर उस स्टूडेंट से वो काम करवा पा रहा है क्या जो उसको एग्जाम हॉल में करना है, या केवल वो अपनी तरफ से पढ़ा के उसको फ्री कर रहा है? ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज के टाइम। सर, जो आपके एसएससी फील्ड में जो आपने एक नया इनोवेशन चालू किया है उसके बारे में काफी सुना है, आप बताइए। इसमें देखो मैं बताऊं, मैंने लगभग 3-4 महीने पहले फेसबुक पे एक लाइव वीडियो डाला था इसके बारे में। ठीक है, ये है डे बोर्डिंग और मेंटरशिप प्रोग्राम। क्योंकि मुझे थोड़ा सा कई चीज़ों के बारे में पहले से लग जाता है कि अभी इस चीज़ की ज़रूरत है और अभी यहाँ लेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, खासतौर से इंटरनेट के बाद में और ऑनलाइन क्लासेस के बाद में, बेसिकली कोविड। हाँ, कोविड के बाद में पर मान सकते हैं। एक चीज़ आपने नोट की होगी कि स्टूडेंट्स की जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम कम हो गई। मेरा एक स्टूडेंट है रामचंद्र प्रवासरा नाम है, तो 2017-18 में मेरे पास में पढ़ा था। उसके बाद में अभी वो झुंझुनू मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, कोचिंग में पढ़ाते हैं। उन्होंने मेरे को एक दिन कहा, सर आप एक बार अपने यहाँ राजस्थान में एक जगह है नागौर जिले में, उचामनी सिटी एक जगह है, वहाँ का कोचिंग सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कराते तो डिफेंस की तैयारी कराते हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन्हीं की तैयारी कराते हैं, लेकिन उनका कोचिंग सिस्टम डिफरेंट है। वो कभी भी जैसे यहाँ का एक ट्रेडिशनल सिस्टम है उस तरीके से नहीं होता है कि आप जैसे 4 घंटे के लिए क्लास में आए, 1 घंटे आपको मैथ्स पढ़ा दिए, 1 घंटे रीजनिंग पढ़ा दिए, 1 घंटे इंग्लिश पढ़ा दिए, 1 घंटे जीके पढ़ा दिया और उसके बाद में घर जाके लड़का अपने आप में पढ़ रहा है, अपने आप पढ़ रहा है। यहाँ वो सिस्टम नहीं है। जैसे आपने 4 घंटे क्लास ले ली, उसके बाद में जो बाकी जो बचा हुआ टाइम है उस दिन का पूरे, जैसे 7 बजे अपन मानते हैं कि दिन की सुबह 7 बजे होती है, ठीक है, तो 7 से 11 4 घंटे क्लास ले ली। अब 11 बजे से लेके आप रात को सोने तक क्या कर रहे हो? अगर जिस किसी ने इस टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज कर लिया और
कंटिन्यू कर दिया कंसिस्टेंसी के साथ में, साल भर बाद में साल भर के लिए 1.5 साल के लिए अगर किसी ने इस काम को कर दिया वो लड़का सक्सेस है। और यही सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। आप किसी भी टीचर के साथ में किसी भी कोचिंग में कितनी देर हो, 1 घंटे। अगर टीचर की बात करें तो उसकी क्लास में 1 घंटे, 1.5 घंटे की होती होगी किसी टीचर की क्लास, या फिर आप कोचिंग में हो तो आप 3 घंटे हो या 4 घंटे। आपके दिन के जो 24 घंटे में से 4 घंटे आप कोचिंग के पास में, बाकी जो 20 घंटे बच रहे हैं उस 20 घंटे में वो स्टूडेंट क्या कर रहा है। मैं ये मान लेता हूँ कि 8 घंटे उसके सोने के, 2 घंटे नहाने धोने के, 2 घंटे खाने पीने के, 8 2 10 और 2 12, पूरी मैथमेटिक्स लगा देते हैं अपन, यहाँ पर पूरी मैथमेटिक्स लगाते हैं तो 8 2 10 और 2 12 हो गए, और 4 घंटे उसने वहाँ पर कोचिंग में क्लास ले ली तो 12 और 4 16 हो गए, तो इसमें से 16 घटाते हैं 8 घंटे बचता है। 8 घंटे वो लड़का क्या कर रहा है, उस 8 घंटे में अपनी सल्तनत का किंग वो खुद ही है ना। वो पढ़ना है तो पढ़ेगा, उसको दोपहर में सोना है, 2 घंटे 3 घंटे छाछ पी के, 4-5 रोटी खा के छाछ पी के, उसको दोपहर में 3-4 घंटे वो लंबी नींद खींचेगा तो वो खींचेगा। शाम को वो 1 घंटे घूमने जाता है बाजार में तो वो जाएगा, ठीक है। वो दोस्तों के साथ में लाइब्रेरी तो उसने ज्वाइन कर ली है, लाइब्रेरी में 1 घंटे बैठ रहा है वो, और उसके बाद में वो चाय पीने के लिए वहाँ खड़ी के ऊपर भी आधे घंटे 4 घंटे बैठेगा, ठीक है। उसके लाइब्रेरी जहाँ उसने ज्वाइन कर रखी है उस लाइब्रेरी में उसको फ्री इंटरनेट मिल रहा है, एसी उसमें लगा हुआ है। अब वो फ्री इंटरनेट मिल रहा है तो मोबाइल भी यूज करेगा पूरा, दोस्तों से भी बात करेगा। 12वीं क्लास तक वो घर पे था, अपने पेरेंट्स के पास में था, उसके ऊपर पूरा कंट्रोल था। अब 12वीं के बाद में उसको पहली बार फ्रीडम मिला है, उसके हाथ में एंड्रॉइड फोन पहली बार आया है, जवानी भी उसकी अभी आई है। आप चीजों को कनेक्ट करके देखिए उस लड़के के साथ में हो क्या रहा है, ठीक है। अच्छा, जिम्मेदारियां भी अभी वो समझने नहीं लगा है, 12वीं पास करके निकला है। अब वो लड़का कितनी तरफ से अटैक हो रहा है, कौन सी चीजें उसको डाइवर्ट कर रही हैं, कौन सी चीजें उसको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, आप वो डिस्ट्रैक्शन को कैसे कंट्रोल करोगे। अब आप कह दोगे कि वो लड़का अपने आप खुद सेल्फ कंट्रोल कर लेगा या सेल्फ डिसिप्लिन हो जाएगा या वो अपनी तरफ से सब कुछ कर लेगा, क्या ये पॉसिबल है। उस लड़के को छोड़ दो, मेरी उम्र जो है मैं सेल्फ डिसिप्लिन हूँ, मैं नहीं हूँ। मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। 6 दिन मंडे से लेकर सैटरडे तक मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरी 7 बजे क्लास है इसलिए मैं 5 बजे उठता हूँ। संडे को मेरी क्लास नहीं होती, मैं आराम से 8-9 बजे उठता हूँ। क्यों भाई, एक दिन ऐसा क्या हो गया, जो आदमी डेली 5 बजे उठ रहा है वो संडे वाले दिन 8-9 बजे क्यों उठ रहा है, क्यों, क्योंकि उस दिन उसके कोई किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं है उसके ऊपर। अगर मेरे ऊपर भी प्रेशर नहीं होगा ना तो मैं 4 दिन में लापरवाह हो जाऊंगा, 4 दिन में लापरवाह हो जाऊंगा। ये जो अपने आसपास के जो फोर्स लगते हैं अपने ऊपर, अब वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं जो हमें अच्छे लगे, और ऐसे फोर्स भी हो सकते हैं जो हमें अच्छे नहीं लगे, ये हमसे काम करवाते हैं। अब वो फोर्स कैसा हो सकता है, एक आदमी लालची हो सकता है, लालच उससे काम करवाता है। वो आदमी एम्बिशियस हो सकता है, उसके एम्बिशंस उससे काम करवाते हैं। उस आदमी की परिस्थितियां हो सकती हैं, गरीब है, परिस्थितियां हैं, परिवार की जिम्मेदारी है, वो उससे काम करवा सकती है, ठीक है। उसके परिवार में बाकी सब लोग अच्छी पोस्ट पर हैं, उसके पापा भी अच्छी जॉब में है, मम्मी अच्छी जॉब में है, बड़ा भाई अच्छी जॉब में लग चुका है, भाभी भी वेल पोस्टेड है, तो भी उस लड़के के ऊपर प्रेशर है कि अगर ये खुद मैं अगर अच्छी पोस्ट पे नहीं लगा तो मेरे साथ में मुश्किल हो जाएगी। तो ये जो प्रेशर होते हैं, अब उसमें कुछ प्रेशर तो ऐसे होते हैं जो एक्सप्लेन होते हैं, और कुछ प्रेशर ऐसे होते हैं जो एक्सप्लेन नहीं होते। यही हमसे काम करवाते हैं, अगर ये प्रेशर नहीं हो, आपको बता दूं, मैं अपवादों की बात नहीं करता हूँ, मैं एक नॉर्मल तरीके से बात करता हूँ। इस दुनिया में, इस पूरी प्रकृति में सबसे आलसी जीव इंसान है, सबसे आलसी जीव इंसान। हाँ, बिल्कुल आलसी। कैसे? वो ऐसे है, आप अपने आसपास की पूरी सराउंडिंग में देखो, हर पेड़ पौधा, हर पक्षी, हर जानवर 4-5 बजे उठता है, नहीं उठता। आपको इस दुनिया का कोई भी जानवर सुबह 7 बजे 8 बजे सोया हुआ मिलेगा क्या, इंसान को छोड़ के? इंसान आलसी है, बेसिकली आलसी है। ये तो प्रेशर होते हैं तो उससे काम करवा रहे हैं, ठीक। अब वो जो लड़का यहाँ अपने गांव से यहाँ आया है,
उसके ऊपर कौन सा फोर्स काम कर रहा है जिससे वो पढ़ाई करेगा। ठीक है, बोले सर जिसको पढ़ाई करनी है वो तो करेगा, और जिसको नहीं करनी है वो नहीं करेगा। अच्छा, वो 12वीं पास से क्या है, वो 17 साल का लड़का है, 12 और 5 17 होते हैं, 17 साल का लड़का, 18 साल का लड़का है, वो अभी प्रेशर महसूस करने लग गया है। हर लड़का मजबूरी में थोड़ी आ रहा है, हर लड़का गरीब घर से थोड़ी आ रहा है। जब हम जिम्मेदारियां समझने लगते हैं ना, तो 25-25, 30-30 साल की उम्र हो जाती है, तब जाके हम जिम्मेदारियां समझने लगते हैं। और फिर वो जो 12th के बाद में जो उसको फ्रीडम मिलता है, फ्रीडम मिल रहा है, उसको मोबाइल मिल रहा है, उसको अच्छा, उसको सोशल एक्सेप्टेंस भी इसी टाइम चाहिए, उसकी रिकॉग्निशन उसको इसी टाइम चाहिए, लोग मेरी कदर करें। सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हुआ है, वो उसने फेसबुक पे अकाउंट बना रखा है, उसने इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना रखा है, उसको वो यूट्यूब के ऊपर भी नई नई चीजें देख रहा है। मेरा बेटा 5वीं क्लास में है, वो कह रहा है पापा मैं यूट्यूबर बन जाऊंगा। आजकल अब 5वीं वाले को तो मैं कैसे भी मैनेज कर सकता हूँ, और अभी वो मेरे साथ में रहता हूँ। अब अगर ये ख्याल उसके 12वीं पास करने के बाद में आ रहा है तो उसका क्या करेगा बताओ। और ये चीजें इन्फ्लुएंस तो करती है लड़कों को। आप मुझे एक बात बताइए, मैं छोटी सी बात पूछता हूँ, मैं छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो 30-30, 40-40 साल, आपने मेरे को पहले भी कहा था कि सर मैं आपसे कुछ बातें तो पूछूंगी, लेकिन आप रोट मत करना। मैं देखो जो बात है ना वो मैं कहता हूँ, लोग लाग लपेट के कहता हूँ, बिना लाग लपेट के। अब इसको आप मेरी अच्छी बात भी मान सकते हो और बुरी बात भी मान सकते हो। मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, सुनना। 30-30 साल के, 40-40 साल के, 45-45 साल के बड़े बड़े लोग, मैं बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, 17-18 साल का है, मैं उनको कई बार देखता हूँ ऐसे बैठे हैं और लूडो खेल रहा है, अकेला लूडो खेल रहा है। सामने वो मोबाइल में जो रोबोटिक सिस्टम होता है, उधर से एक जना खेल रहा होता है, इधर से लूडो खेल रहा है। बेवकूफ आदमी लूडो खेल रहा है। 30 साल का, 40 साल का, 45 साल का गधा लूडो खेल रहा है। वो 17-18 साल वाले बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? उसको पढ़ाने वाला टीचर लूडो खेल रहा है अकेला बैठा बैठा। मैंने देखा है, क्या बोलेंगे हम उस लड़के, क्या एक्सपेक्ट करेंगे उससे? जो खुद को प्रोफेशनल मान रहे हैं वो लोग इस तरीके से ड्रीम 11 पे पैसे कौन लगा रहा है? आजा मेरे सर्किल में आजा, कौन कर रहा है इसमें? फंस कौन रहा है? सारा यूथ फंस रहा है, यूथ फंस रहा है। और आप उम्मीद करते हो यहाँ एसएससी की तैयारी अपने आप ही कर लेगा आपकी 4 घंटे की पढ़ाई से? आप कुछ सोच के देखो एक बार। जो लड़का जिसको ये नहीं पता है कि ड्रीम 11 पर पैसे लगाने से कभी करोड़पति नहीं बनेगा, आजा मेरे सर्किल में कभी नहीं जा पाएगा, उस सर्किल में वो चक्कर में घूम के रह जाएगा। वो लड़का 17-18 साल का लड़का अपनी कैरियर के प्रति इतना एक्टिव हो गया, ठीक, उस लड़के को दोष देते हैं। अच्छा, उसको पता है कि वो बिगड़ रहा है, उसको पता है कि वो अपनी लाइफ को धीरे धीरे कर रहा है, कभी नहीं पता होता। जिसको पता है कि यहाँ कीचड़ है ना, वो कभी उसमें पैर नहीं रखेगा। उस लड़की को पता भी नहीं होता है, नहीं पता, जस्ट 17-18 साल, उसको पता भी नहीं होता है। उसको लगता है यही पढ़ाई होती है और यही तैयारी होती है, और इसी तैयारी से सिलेक्शन होते हैं। हाँ, जस्ट कोचिंग जाने को ही सिलेक्शन का भी मान लेते हैं। एक स्टूडेंट जब तैयारी करने आता है ना, जैसे जयपुर आता है, दिल्ली आता है, किसी भी बड़े शहर में आता है, तो वो ये सोच के आता है कि 6 महीने में, ज्यादा से ज्यादा 1 साल में मैं सब कुछ सीख जाऊंगा और उसके बाद में तो नौकरी लग जाएगी। जबकि मैं हकीकत बताऊं आपको, उसको साल भर तो नोट्स बनाने में लग जाते हैं। एक बैच में उसका नोट्स, साल भर में तो वो नोट्स बनाता है, ठीक है, उसके ऊपर प्रैक्टिस क्या करेगा, प्रैक्टिस क्या करेगा उसको? नोट्स बनाना वैसे ही है जैसे आपने खेत में से फसल काट के उसको इकट्ठा कर लिया और उसमें से आपने अनाज नहीं निकाला, फसल को वैसा का वैसा थोड़े खाएगा। और खास तौर से मैथमेटिक्स में, इंग्लिश में और रीजनिंग में जब तक आप एक स्टूडेंट से लगातार काम नहीं करवाओगे, ठीक है, और उसकी कोई लिमिट नहीं होती। पढ़ाई एक बार शुरू होती है, अब वो खत्म आपके सिलेक्शन पर होती है। पढ़ाई कभी खत्म नहीं होगी, मैथमेटिक्स खत्म नहीं होगी, इंग्लिश खत्म नहीं होगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप सिलेक्शन के लेवल तक पहुंच जाओगे, उस सब्जेक्ट की कोई लिमिट नहीं है। आप अपने लेवल को इंप्रूव करते जाओ, एक लेवल ऐसा आएगा जहां आप सिलेक्ट हो जाओगे। एक मजेदार बात और बताता हूँ, जिसको लोग बोलते हैं ना अचानक किस्मत खुल गई। एक लड़का तैयारी कर रहा है, 1 साल तक उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, 1.5 साल तक उसका सिलेक्शन नहीं हुआ,
2 साल तक उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, 2.5 साल हो गए सिलेक्शन नहीं हुआ, 3 साल हो गए सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद में उसका सिलेक्शन हुआ, 1 साल में 4 ज्वाइनिंग लेटर आ रहे हैं उसके, 5 ज्वाइनिंग लेटर आ रहे हैं। क्या बोलते हैं, तेरे को अचानक किस्मत खुली? ऐसा नहीं, किस्मत नहीं खुली, वो 4 साल में जाके उस लेवल पर पहुंचा है जिस लेवल पर वो जो बाकी उसके कॉम्पिटिटर्स हैं उनको डोमिनेट कर रहा है। और जिस दिन उस लेवल पर पहुंचेगा वो लड़का सिलेक्ट होता है। अब उसमें कितना टाइम लगता है, 1 साल लगता है, 2 साल लगता है, 3 साल लगता है या 4 साल लगता है। और वो जो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, उसी टाइम को मिनिमाइज करके आधा कैसे किया जा सकता है? दिस इज मेंटरशिप एंड डे बोर्डिंग प्रोग्राम। वो जो 4 साल का टाइम एक लड़के को लगना है, अब देखो वो अपनी अपनी एबिलिटी एक नॉर्मल लड़का 4 साल जिस सिलेक्शन में ले रहा है उसको 2 साल में कैसे किया जा सकता है? 2 साल ले रहा है उसको 1 साल में कैसे किया जा सकता है? उस टाइम को आप हाफ कैसे कर सकते हो? और यही इस डे बोर्डिंग और मेंटरशिप प्रोग्राम का टारगेट है, ये इसका मकसद है। ये एक्चुअली ट्रेनिंग सिस्टम है, ये रियल कोचिंग है, ये रियल कोचिंग है, ये टीचिंग नहीं है, रियल कोचिंग है। जो कुछ पढ़ाया जाता है उसकी इतनी प्रैक्टिस कराओ कि अगर उस कंसेप्ट के कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गए तो उस लड़के का गलत नहीं होना। ये इसका बेसिक जो कंसेप्ट है वो इसी के ऊपर। तो जो ये आपके डे बोर्डिंग प्रोग्राम है उसमें क्या होता है एक्चुअली, स्ट्रेटजीज क्या होती है कि आप एक बच्चे को किस तरह से ट्रेन करोगे, किस तरह से कोचिंग उसको दोगे ताकि वो सिलेक्शन ले पाए? जैसे आप बता रहे हो कि आप हाफ टाइम कर सकते हो, या फिर जो बच्चा इंडिविजुअली इसके ऊपर जैसे उसकी एबिलिटी है कि मैं 4 साल के अंदर कर रहा हूँ, उसको हम 2 साल में, क्या स्ट्रेटजी होती है, क्या शेड्यूल होता है, किस तरह से ये प्रोग्राम आपका चल रहा है? मैं अभी थोड़ी देर पहले भी एक बात करी थी आपसे। 4 घंटे कोचिंग थी, 8 घंटे सोने के, 2 घंटे नहाने धोने के और 2 घंटे खाने पीने के, बच गए कितने? 8 घंटे। उस लड़के के 8 घंटे को पूरा यूज कर लो आप। स्ट्रेटेजी होती क्या है? कुछ नहीं होती है। स्ट्रेटेजी है ये सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला सबसे टेक वर्ड है। मैं छोटी सी बात बताता हूँ आपको, अगर मेरे अंदर सामान नहीं है तो मैं स्ट्रेटेजी लगा के कैसे डिलीवर कर दूंगा चीजों को? मैं छोटी सी बात बताता हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर आदमी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन फिर भी अपन बात कर लेते हैं। यजुवेंद्र चहल को पोलार्ड के सामने खड़ा कर दें, चलो उसको छोड़ दो, आप उनको जानते नहीं हो। एक दुबला पतला आदमी है और उसको अपन खली के सामने, दारा सिंह के सामने खड़ा कर दें, कहते हैं अब तू स्ट्रेटेजी लगा। रिंग में उसके पहलवानी में उसके सामने खड़ा कर दें और उसको कहते हैं कि स्ट्रेटेजी लगा। हो सकता है 1-2 बार उसको मुंह से काट ले, नाखून से नोच ले, या किसी तरीके से चीट करके उसके सामने वो जीत भी जाए, ठीक है? ये स्ट्रेटेजी नहीं होती है। और हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं। हाँ, हमेशा वो 1-2 बार ऐसा कर सकता है, लेकिन आप उसको स्ट्रेटेजी नहीं मान सकते, आप उसको रणनीति नहीं मान सकते, या आप ये नहीं कर सकते कि ये चीजें हैं अब आप लाइफ में यूज कर सकते हैं। देखो, पहली स्ट्रेटेजी यही होती है, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाओ। कमजोर लोगों की कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती है। ये जो स्ट्रेटेजियां होती है ना, ये जो मजबूत होते हैं उन लोगों के लिए होती है। अपनी भारतीय संस्कृति में कई बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, ठीक है? मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, एक छोटा सा कोटेशन है जो मैं हमेशा से ध्यान रखता हूँ, वीर भोग्या वसुंधरा। यानी धरती के जितने भी ऐसो आराम है, जितनी भी लग्जरी है, जितने भी सुख साधन है, ये सूरवीरों के लिए है, डरपोक लोगों के लिए, कामचोर लोगों के लिए, कायरों के लिए कुछ नहीं है। जो बचा हुआ है उसमें सर्वाइव करेंगे वो लोग। जो डिजर्व करता है ना, पहला हक उसका है। अब पहला काम यही होता है, आप उसको एम्पावर करो नॉलेज के साथ, नॉलेज से एम्पावर करो। आपने स्ट्रेटेजी पूछी है, तो मैं स्टूडेंट की स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा हूँ, हमें क्या करना है वो बता रहा हूँ। स्टूडेंट की स्ट्रेटेजी कभी आप वही बताओ जो आप उससे करवा सकते हो। आप उसको ज्ञान दे रहे हो 15 मिनट का, ठीक है? हम जैसे हम YouTube के ऊपर हम हैं, टीचर्स हैं, आजकल बताना आता हो या ना आता हो, वो ज्ञान जरूर दे देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या हो जाती है कि आप उस स्टूडेंट से बेस्ट कैसे ले सकते हैं, उस स्टूडेंट का मैक्सिमम
क्या किया जा सकता है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उसका कैसे किया जा सकता है। उसके पास में जो 8 घंटे बच रहे हैं ना, उसमें उसका मैक्सिमम यूज करना है। इसमें देखो मैं बताऊँ स्ट्रेटेजी में मेन चीजें क्या रहेगी। स्ट्रेटेजी में ये रहेगा आपका 1 साल का प्लान क्या है। अगर 1 साल का प्लान मुझे अचीव करना है तो मुझे उस 1 साल के प्लान को 1 महीने के प्लान में ले जाना पड़ेगा। 1 महीने? हाँ, अगर मुझे 1 साल में इतना करना है तो मैं 1 साल में महीने में मुझे कितना करना है, और 1 महीने में मुझे कितना करना है तो 1 वीक में मुझे कितना करना है, और 1 वीक में मुझे इतना करना है तो पर डे मुझे कितना करना है। तो उसको डिवाइड करते करते बस 1 दिन के टास्क पे हमें पर डे चीजों को सेट करना होगा, एक टारगेट बनाना होगा। ठीक, वो टारगेट हमारे लिए भी रहेगा और वो उस स्टूडेंट के लिए भी रहता है, दोनों के लिए रहता है। ठीक, वैसे आपको मैं एक अच्छी बात बताऊं, ये प्रोग्राम हम शुरू नहीं करने जा रहे हैं, ये हम शुरू कर चुके हैं, एक्सपेरिमेंट के तौर पे शुरू कर चुके हैं, और इसमें स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे रिस्पॉन्स है। इसमें 3-4 महीने पहले शुरू किया था, ऐसे ही शुरू किया था। अभी पिछले 15-20 दिन से तो मैं थोड़ा सा लापरवाह भी हो गया इस मामले में, क्योंकि मैंने प्रोफेशनली शुरू नहीं किया था, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि इसको प्रोफेशनली शुरू किया जा सकता है। इसमें क्या होगा, पर डे के हिसाब से टास्क तय होगा। अगर 1 साल का टाइम अपने पास में है तो अपन उसमें से 40% टाइम रिवीजन के लिए देंगे, 60% टाइम है वो अपन एक बार में अपने को काम पूरा करना। उस 60% टाइम में हमें पर डे के हिसाब से काम तय करना, एक दिन में कितना पढ़ना है, मैथ्स में क्या करना है, रीजनिंग में क्या करना है, इंग्लिश में क्या करना है, जीके में क्या करना है। सुबह जो क्लास में पढ़ाया गया है उसको उसी दिन तैयार करवाना, सेम डे। उस कंसेप्ट पे कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस उससे स्टूडेंट से खुद करवाना। अगर उसको दिक्कत आ रही है तो उसको बताना, फिर उससे खुद करवाना। अगर इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर दिया जाए और चैप्टर वाइज कर दिया जाए, तो एक चैप्टर में भी अगर 20 कंसेप्ट बनते हैं उसको कंसेप्ट वाइज कर दिया जाए, वो लड़का डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, पहले उसको चैप्टर वाइज तैयार किया जाएगा, और जैसे ही एक बार उसने चैप्टर वाइज पूरे सिलेबस का राउंड लगा दिया, उसके बाद में उसका ओवरऑल प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी पूरे सिलेबस एक साथ। ठीक है, और ये 1 साल का तो हम टारगेट लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं कि हर स्टूडेंट के लिए 1 साल के लिए, सबकी अलग अलग एबिलिटी होती है। एक लड़का 1 साल में भी सिलेक्ट हो सकता है, किसी लड़के को ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, किसी को उससे ज़्यादा टाइम लग सकता है। ये एंडलेस प्रोसेस होती है, लेकिन अपनी कोशिश ये रहेगी कि उस स्टूडेंट से अपन मैक्सिमम कितना निकलवा सकते हैं, मैक्सिमम कितना निकलवा सकते हैं। जब सामने वाले से मैक्सिमम निकलवाने की बात होती है और अगर इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता तो कंपनी में जो कर्मचारी काम करते हैं उनको टारगेट नहीं दिया जाता, प्रोफेशनल को टारगेट दिया जाता है। एक प्रोफेशनल आदमी है जो बीटेक है, एमबीए है, एक बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, उसको टारगेट दिया जाता है, और वो 17-18 साल का लड़का बिना टारगेट काम कर लेगा। तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप सोचिए, खुद बड़ी से बड़ी कंपनियां अपने बड़े से बड़े एम्प्लॉय को टारगेट देती हैं कि अगर टारगेट अचीव नहीं हुआ तो तेरा ये नुकसान हो जाएगा। ठीक है, वो लड़का बिना टारगेट काम कैसे कर लेगा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात मुझे ये बताइए, आज अगर कोई लड़का पढ़ाई में मिस्टेक कर रहा है, क्या नुकसान होगा उसका? कुछ नहीं होगा। उसका नुकसान 1 साल बाद में, 1.5 साल बाद में, 2 साल बाद में जब वो एग्जाम देगा तब होगा उसका नुकसान। आज नुकसान थोड़ी हो रहा है। अब 1 साल बाद में उसको महसूस होता है नुकसान का, 1.5 साल बाद में महसूस होता है, 2 साल बाद में उसको नुकसान का महसूस होता है। क्या वो अपने पास में वापस आके उस चीजों को सुधार सकता है? नहीं सुधार सकता। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं आज कुछ कर रहा हूँ और आज मेरी कोई भी गलती है और उसका रिजल्ट मुझे आज ही मेरे सामने आ रहा है, तो मैं उस चीज के प्रति अवेयर रहूंगा। किसी ने मुझे थप्पड़ मार दिया और मैं उसको कहता हूँ कि आज मेरा बेटा छोटा है, 10 साल बाद मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, वो उस थप्पड़ का बदला लेगा। ठीक है, तो उसको ज़्यादा कोई टेंशन नहीं, 10 साल बाद में पता नहीं क्या होगा, वो मेरे बेटे को कन्विंस कर लेगा। उस टाइम तक क्या पता मेरा मन बदल जाए, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, और वो मेरे अभी थप्पड़ मारे दोबारा खींचे, उसकी दुगुनी में वापस मारो, तुरंत रिजल्ट मिल गया। इंस्टेंट रिजल्ट होते हैं, वो हमेशा काम करते हैं। इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो रहेगी मॉनिटरिंग की। उस ट्रेंड को
जो कुछ पढ़ाया जा रहा है वो उसको तैयार है या नहीं है, और उस दिन का उस दिन तैयार है। पहले आज का पढ़ाया आज का तैयार है, एक वीक में जो पूरा पढ़ाया वो पूरा तैयार है, पिछले एक महीने में जितना पढ़ाया वो पूरा तैयार है, और पूरे सिलेबस में जो कुछ उसको पढ़ाया गया है वो पूरा तैयार है। अगर इस काम को कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई भी टीचर एक जिम्मेदारी लेके कर रहा है, तब वो लड़के के साथ में वो कोचिंग है। अदरवाइज केवल 1 घंटे क्लास लेके उस स्टूडेंट को फ्री छोड़ रहा है तो वो केवल टीचिंग है, कोचिंग नहीं। और कोचिंग का असली मतलब ये होता है जो आपके पास में सीखने के लिए आया है, आप इस बात को कम से कम चेक तो करो कि वो सीख पाया है या नहीं सीख पाया है, वो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनमें से 5% एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को और 5% एकदम जो डफर है उनको साइड में कर दो, बाकी 90% के साथ में यही हो रहा है। अगर उन 90% को हमने सही ढंग से काम करवा लिया उनसे तो ये वो बहुत अच्छे रिजल्ट निकाल देंगे, और अगर उन 90% को हम ढंग से काम नहीं करवा पाए तो वो रिजल्ट नहीं निकाल। सर अभी जैसे आप बता रहे थे कि मॉनिटरिंग की जाएगी उनकी, तो ये मॉनिटरिंग कैसे करोगे आप इस प्रोग्राम के चलते कि क्या बच्चा क्या पढ़ रहा है, कितना उसका गेन आया, वो कैसे क्या? और जैसे इसमें रहेगा कि 7 से 11 तो उसकी क्लास रहेगी, 1 घंटे का उसका लंच ब्रेक रहेगा। अब न तो सुबह 7 से 11 क्लास के टाइम में और न वो उसके बाद में, ठीक है, न तो कहीं बाहर जाएगा, न अपना फोन यूज करेगा। फोन भी यूज नहीं करेगा। मान रहे हो सर? बिल्कुल बांध रहा हूँ। आप ये मान लीजिए आपकी अपनी इच्छा से चुनी हुई जेल है, बस ये अलग बात है कि इस जेल में रहने के बाद में 1 साल बाद में जन्नत है। ये वो जेल है जिसमें आप इधर से घुसते हो तो आपको 1 साल इस जेल में रहना है, और उसके बाद में जब आप बाहर निकलते हो तो आगे जन्नत का दरवाजा है, बदलना पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी को ये लगता है कि ये जेल है तो 2 साल घूम ले, ठीक है, उसके बाद में आ जाए। ठीक, मैं इसमें कुछ भी नहीं, देखो सीधी सी बात है, 7 से 11 हमारे पास में रहेगा, क्लास लेगा, 1 घंटे का लंच ब्रेक रहेगा, उसके बाद में शाम को 7 बजे तक भी हो सकता है, 8 बजे तक भी हो सकता है, हमारे साथ में ही रहना है, हमारे पास में वही रहना है। ठीक है, जो कुछ उसको सुबह की क्लास में पढ़ाया गया है वो उस दिन उसको तैयार करना है, उसका उसी दिन टेस्ट दिया जाएगा। यस, उसी दिन जो कुछ पढ़ाया है उसका उसी दिन। वो टेस्ट वर्बल हो सकता है, रिटन हो सकता है, जीके के क्वेश्चन में तो वर्बल पूछ लेंगे। ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन, मैथ्स का कंसेप्ट है तो हम उसके क्वेश्चंस बना के उसको दे देंगे, सवाल दे देंगे। ठीक है, ये तो रहेगा पर डे के हिसाब से। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि सर 4 घंटे आप पढ़ाया तो 2 घंटे में कवर कर लेंगे, हाँ बिल्कुल कर लेंगे, मैं भी मानता हूँ कर लेंगे। ये शुरू के 10-15 दिन होगा, लेकिन 10-15 दिन हो जाएंगे, उसके बाद में वो पीछे वाले का रिवीजन भी उसको करना होता है, उसको रिवीजन भी करना होगा। ठीक है, इसमें जैसे अपन इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश में उसको क्लास में ग्रामर पढ़ाएंगे, ग्रामर के साथ साथ में उसको वोकेब का टारगेट दिया जाएगा कि आपको ये 50 वन वर्ड्स याद करके आने हैं, एंटोनिम याद करके आने हैं, सिनोनिम याद करके आने हैं, फ्रेजेज याद करके आनी है, इडियम्स याद करके आने हैं। ठीक, और अगर हम जब तक उसके ऊपर ये नहीं रहेगा कि यार मुझे कोई पूछने वाला है, मुझे कोई पूछेगा, ठीक है, अगर मैं नहीं करके जाऊंगा तो सर को तो ये बात पता होगी, तुरंत शाम को मेरे घर वालों को भी पता चल जाएगा कि आज बेटे ने पढ़ाई नहीं करी, घर वालों को भी पता चल जाएगा। अच्छा, पढ़ना या नहीं पढ़ना उसकी चॉइस नहीं है ना, उसको पढ़ना ही, फोन यूज कर नहीं सकता, दूसरे से बोल नहीं सकता, बाहर वो जा नहीं सकता, बुक्स उसके सामने है। अब अगर नहीं पढ़ रहा है तो वो करेगा क्या? उसके पास में ऑप्शन खत्म कर दो और कुछ करने के, उसको और कुछ करने के ऑप्शन खत्म कर दो। अब वो पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा? अच्छा, सामने उसके एक गुरु बैठा है, उसके सामने उसके सर के बोलते नहीं, आजकल तो ये छाती पर बैठ के जाते हैं, सामने उसके छाती पर एक जना बैठा है, तो वो क्या करेगा? पढ़ेगा नहीं, पढ़ेगा ही ना, पढ़ेगा। उसके जो कोचिंग के अलावा 7-8 घंटे हैं, उसमें उससे उसका मैक्सिमम लेना है। अब अगर कोई स्टूडेंट कोचिंग कर चुका है, जैसे मेरे पास कर चुका है, पिछले साल कर चुका है, तो उसको फिर क्लास लेने की अगर जरूरत महसूस होती है तो क्लास ले लो, और उसको लगता है कि उसने कंसेप्ट तो एक बार पूरी पढ़ ली है, अब केवल प्रैक्टिस की जरूरत है,
तो फिर सुबह 7 से शाम को 7 तक 12 घंटे का उसका रहेगा, 12 घंटे तक का रहेगा। 1 घंटे बीच में उसको लंच का टाइम मिलेगा, और वो लंच के टाइम में ऐसे रहेगा कि अगर उसका आसपास में पीजी या होटल या घर है तब तो 1 घंटे में करके आ जाओ, और अगर आपका आसपास में नहीं है तो सुबह अपने घर से टिफिन लेके आ जाओ, और अगर आप ये दोनों काम नहीं करते हो तो टिफिन लगवा लो, ठीक है। खाना उतना ही खाइए जिससे भूख मिल जाए, ऐसे नहीं कि 4-5 रोट दबा रहा है, ऊपर से छाछ पी रहा है, नींद आएगी दोपहर में, सोएगा वो 4-5 घंटे खींचेगा नहीं। कोई भी स्टूडेंट कोचिंग में आ रहा है, 12 बजे तक उसकी कोचिंग हुई, उसके बाद में घर जाके वो खाना बना रहा है, 1-1:30-2 बज गया, दबा के खा रहा है, ऊपर से सरस की छाछ लेके जाके छाछ पी रहा है, 2-3 घंटे नींद नहीं आएगी तो क्या होगा उसको? एक टिफिन लेगा, 2 जने शेयर करेंगे उसको, आधा खा लेंगे, ठीक है। बस इतना भूख होता है, थोड़ा सा काया कष्ट देना पड़ेगा उसको, ठीक। मजे मारने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, 1 साल थोड़ा सा आपको उसको 12वीं क्लास तक तो पूरे कंट्रोल में था ही ना, 12वीं क्लास तक तो पूरे कंट्रोल में था, 1.5 साल की बात हो रही है। अब यहाँ से आपकी लाइफ बन जाएगी, और अगर आपने इस टाइम को भी मिस कर दिया उसके बाद में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आपने एक स्टूडेंट को ग्रेजुएशन तक ऐसा तैयार कर दिया, या तो ग्रेजुएशन से पहले वाले एग्जाम, जैसे ग्रेजुएशन के बाद में तो आपके सीजीएल की एग्जाम होती है, सीपीएसआई की एग्जाम होती है, लेकिन ग्रेजुएशन से पहले भी आपकी सीएचएसएल की एग्जाम हो जाती है, एनटीएस की एग्जाम हो जाती है, एसएससी-जीडी की एग्जाम हो जाती है, दिल्ली पुलिस की एग्जाम हो जाती है, रेलवे की कई पोस्ट होती हैं जो 10+2 लेवल की होती है, तो ये ऐसे बहुत सारी एग्जाम्स आ जाती हैं। इनमें से किसी न किसी एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए, और उधर से ग्रेजुएशन हुई आपकी, और उधर से आपका सीजीएल या सीपीएसआई निकल गया, इससे शानदार लाइफ को क्या हो सकता है? मैं एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, इससे शानदार वो अपनी लाइफ के लिए क्या सोच सकता है? अब आप उधर ग्रेजुएशन हो रही है तब तक तो आपको अपने कैरियर के बारे में कोई चिंता ही नहीं है, घर वाले भी ग्रेजुएशन तक कोई टेंशन नहीं कर रहे हैं, और ग्रेजुएशन के बाद अचानक आपको 6 महीने में नौकरी चाहिए, 12 महीने में नौकरी चाहिए, ऐसे कैसे हो सकता है? ग्रेजुएशन तक अगर कोई लड़का तैयार नहीं हो रहा है तो उसने अपने 3 साल में पढ़ने की आदत थी जो 12वीं क्लास तक है, उस आदत को तो वो छोड़ चुका है, और अब 3 साल में ऊँट खुला घुमा है पर बैठ भी नहीं सकता हो। 3 साल जो ऊँट खुला घूम लिया वो कैसे बैठेगा? नहीं बैठ पाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ से यही है, आप उसको पूरी तरीके से अपने सुपरविजन में रखो, ठीक है, अपनी देख रेख में रखो, उसको गाइड करते रहो। अच्छा, इसमें मैंने एक बात बोली थी कि ये जेल है, लेकिन इसमें उसको अच्छा लगेगा। शुरू के 10-15 दिन तो उसको ऐसे थोड़ा सा महसूस होगा कि मुझे जकड़ लिया है, लेकिन जब उसको ये पता चलेगा कि ये सब कुछ मेरी लाइफ के लिए हो रहा है, और उसको ये लगेगा कि यहाँ से अब रिजल्ट्स मुझे बहुत अच्छे मिल रहे हैं, तो वही लड़का अपने एफर्ट्स अपने आप बढ़ा देगा। क्योंकि मुझे एक बात का पता है, अगर मुझे फायदा हो रहा है ना तो मैं साल भर के लिए अपनी जो फ्रीडम है उसको छोड़ सकता हूँ। अगर लाइफ टाइम के लिए मुझे किसी चीज़ से फायदा हो रहा है तो मैं अपनी फ्रीडम को छोड़ सकता हूँ। ये इस मेंटरशिप प्रोग्राम का मेन कार्य है, ठीक है। अभी जैसे हमारे इस प्रोग्राम को कोई भी देख रहा होगा, ठीक है, खास तौर से जो पेरेंट्स हैं वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्ट हो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि तैयारी करते करते कई बार ऐसा होता है, ये तैयारी शुरू में तो लगती है टोपी जैसी और बाद में हो जाती है चुंगम। शुरू में तो टोपी जैसी लगती है, मीठी मीठी लगती है, और बाद में ये हो जाती है चुंगम। अब वो न तो उसमें कोई स्वाद आ रहा है न वो खत्म हो रही है, न तो उसको ये पता चल रहा है कि क्या मुझे नहीं आता है, और सिलेक्शन उसका हो नहीं रहा है, ठीक। तो अगर कोई ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जिसको ये लग रहा है कि यार 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्या करूँ, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ लिया, ऑफलाइन पढ़ लिया, उस टीचर के पास पढ़ लिया, उस टीचर के पास पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, अब क्या करूँ? एक तो उनके लिए सबसे सही है, ठीक है, आधा साल भर के लिए, ठीक है, तेरी मर्जी से तूने सब कुछ कर लिया, अब तू अगले 6 महीने साल भर तक के लिए हम जो बताते हैं वो काम करता था, टास्क तुझे दिया जाएगा, ये आज कंप्लीट करना है, ये कल कंप्लीट करना है, ये इस वीक में कंप्लीट करना है, इस महीने में कंप्लीट करना है, सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे पेरेंट्स जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, ऐसे पेरेंट्स जिनको ये लगता है कि मेरा बच्चा घर से बाहर जयपुर तैयारी करने के लिए जा रहा है, कहीं भी तैयारी करने के लिए बाहर जा रहा है, अगर उसको कोई ऐसा सिस्टम या ऐसा कोई टीचर
या ऐसा कोई व्यक्ति हो जो उसको वैसे ही केयर करे जैसे घर पे मैं करता था। राइट। ठीक है, इसकी पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, इसको प्रॉब्लम क्या आ रही है पढ़ाई में, इसका ध्यान रखा जा रहा है नहीं रखा जा रहा है। ठीक, अगर इसी तरीके से कोई उसकी सही मॉनिटरिंग करे, उसका ऑब्जर्वेशन करे, अगर उसको कोई दिक्कत आ रही है तो उसका समाधान करे, अगर ऐसा किसी के साथ भी है तो वो उन सब के लिए यूजफुल है। इसमें एक प्रैक्टिकल बात बता देता हूँ, जो भी स्टूडेंट हमारे पास में रहेगा उसके साथ में हर टाइम एक मेंटर रहेगा, इंडिविजुअल मेंटर रहेगा। एक जने के लिए एक जना नहीं, जो जैसे मान लो 20 लड़कों के बीच में एक मेंटर रहेगा, 30 के बीच में एक मेंटर है। उस मेंटर का काम क्या होगा, आपको मैथ्स का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा आप उससे जाके पूछ सकते, रीजनिंग का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा उससे आप पूछ सकते, इंग्लिश का कुछ प्रॉब्लम है आप उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, पहला काम तो ये है कि आप उससे पूछ लो, आप नहीं पूछ रहे हो तो वो फिर आपसे वो पूछ लेगा। आज जो कुछ सुबह क्लास में पढ़ाया है उस क्लास में आप तो क्लास ले ही रहे हो, आपका जो मेंटर है वो भी क्लास ले रहा है और उसको पता है कि आज क्लास में सुबह क्या पढ़ाया है, उसके ऊपर बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको वो तैयार करेगा और वो क्वेश्चंस उन स्टूडेंट्स को एज ए टेस्ट के रूप में दिए जाएंगे। ठीक है, आपको जो कुछ पढ़ाया गया उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप उससे पूछ सकते हो। पहल है आपकी, आपको ऐसे दिया जाएगा 4 घंटे जो सुबह पढ़ाया उसका आप 4 घंटे में रिवीजन कर लो, 3 घंटे में रिवीजन कर लो। फिर आपसे वापस पूछा जाएगा, वो पूछना वर्बली भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। अब उसके बाद में जो टाइम बच गया उसके बाद में आपको एक्स्ट्रा टास्क दिया जाएगा, आपको ये वोकेब याद करनी है, ये 50 क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं और वो फिर बाद में डिस्कस होंगे। बेसिकली आज के स्टूडेंट्स की जरूरत जैसा हो गया कि क्योंकि बच्चे कोविड के बाद में पढ़ रहे नहीं है, डिसिप्लिन भी नहीं है, तो ये जरूरत भी हो गई। बच्चों की छोड़ दो, मैं भी आलसी आदमी हूँ, मैं खुद आलसी हूँ। अगर मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है तो मैं काम नहीं करता। मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, मेरा YouTube चैनल है, ठीक है, YouTube चैनल के ऊपर मैं क्लास लूं या नहीं लूं ये मेरी मर्जी है, लेकिन जो मेरा ऑफलाइन बैच आता है और सुबह जिसमें लड़के पढ़ने के लिए आते हैं उन लड़कों ने फीस दे रखी है, उनका एडमिशन है, उनकी क्लास में डेली लेता हूँ। क्यों भाई, अगर मैं वहाँ डेली क्लास नहीं लूंगा 1-2 दिन चल जाएगा, लड़के आके कहते हैं कि सर मामला क्या है, पढ़ा नहीं रहे हो, एडमिशन लिया है हमने, फीस वापस कर दो। दबाव नहीं मेरे ऊपर, यूट्यूब पे क्लास लो या नहीं लो, कौन है मुझे कहने वाला, क्या प्रेशर है मेरे ऊपर, पढ़ा दूं नहीं पढ़ा, मेरे खुद के ऊपर आ गया। जहाँ खुद के ऊपर आ जाता है वहाँ आदमी सारी चीजें गड़बड़ करता है। जब तक उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर या एक्स्ट्रा फोर्स काम नहीं कर रहा है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो लालच हो सकता है, वो एम्बिशन हो सकता है, वो कोई मजबूरी हो सकती है, या वो डेडिकेशन हो सकता है, या वो किसी सिस्टम के साथ में अपने आप को उसने बांध लिया है तो वो काम करेगा, नहीं बात नहीं काम करेगा। आदमी नेचुरल टेंडेंसी है, आदमी काम को टालना चाहता है, तो ये इसका बेसिक पर्पस है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं आपसे बस एक स्टूडेंट्स के हिसाब से एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि अभी जो आने वाला एसएससी सीजीएल एग्जाम है उसके लिए आप बच्चों को क्या टिप्स देना चाहोगे कि किस तरह से, क्या उनको 2 महीने बचे हैं? आप बुरा नहीं माने, मैं टिप्स नहीं देता, मैं साथ में मिलकर मेहनत करवाता हूँ। 2 महीने में टिप्स के लिए 70 चैनल पढ़े और टीचर पढ़े और सब पूरे दिन टिप्स दे देंगे, आप मैं टिप्स नहीं देता। मेरे पास में आएगा उसको मेहनत करवा दूंगा, मैं टिप्स नहीं देता। मैं मेरे साथ में बैठा के लड़के को मेहनत करवाऊंगा, मैं उसको टारगेट दूंगा कि तुझे ये काम करना है, अगर वो कर देगा तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। सब टिप्स ही दे रहे हैं और कर क्या रहे हैं, ले लो टिप्स ले लो। अच्छा, मेरे टिप्स को क्यों मानेगा लड़का मेरे टिप्स को? बेस्ट एजुकेटर जैसा मैं बोल रहा हूँ, क्या उसको उन चीजों का पता नहीं है? तो मैं आपको चलो टिप्स देता हूँ, उसको सुबह जल्दी उठना चाहिए, या उसको पता नहीं है सुबह जल्दी उठना चाहिए, उसको जम के मेहनत करनी चाहिए, उसको पता नहीं जम के मेहनत करनी, उसको कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए, उसको पता नहीं कंसेप्ट क्लियर, उसको हर चीज का ऑलरेडी पता है, वो अप्लाई नहीं कर पा रहा है। मुझे उससे जो भी काम है वो अप्लाई करवाना है उससे। टिप्स, भाषणबाजी, ज्ञानबाजी, नॉलेजबाजी, ज्ञान चंद बड़े हैं। एक मैं गणित का टीचर हूँ, ठीक है, और मैं गणित के अलावा सब कुछ पढ़ा रहा हूँ। क्या मतलब है मेरा? जिसका नॉलेज नहीं हो। देखो मैं बताऊँ, जिंदगी में अच्छे इंसान बनो, जिंदगी में ये कुछ करो, अरे भाई कुछ भी करो यार, गणित पढ़ के और एसएससी में सेलेक्ट हो जाओ, उसके बाद अच्छे इंसान बनो, बुरे इंसान बनो, वो सारी बात की।
उसके लिए प्रेमानंद जी महाराज हैं, अपने जो आचार्य प्रशांत है, बहुत सारे लोग बैठे हैं आपकी जिंदगी में अच्छे बुरा बनाने के लिए। तो मेरा काम आपको पढ़ा के एसएससी में सेलेक्ट करवाना है, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा मेरा काम नहीं। ठीक है सर। और मैं उन्हें टिप्स दूंगा, कोई टिप्स नहीं दूंगा, ठीक है। एक ही टिप्स है, जो कुछ आपने सीखा है उसको एग्जीक्यूट करना आपको आना चाहिए। जो कुछ सीखा उसको एग्जीक्यूट करना आना चाहिए। अगर आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो तो आपका नॉलेज है वो बेकार है। ठीक है, जो नॉलेज है वो स्किल के नीचे हमेशा लगता है। जो आपका स्किल है, कौशल है, उसके नीचे आपका ज्ञान, आपका नॉलेज हमेशा दबेगा। ये थैंक यू सर। आजकल आपने इस तरह से बच्चों को गाइड किया, बहुत अच्छे से उनको समझाया कि एक्चुअली उनकी क्या नीड्स है और किस तरह से उनको सिलेक्शन के लिए आपका जो डे बोर्डिंग प्रोग्राम है वो किस तरह से उनके लिए कारगर रहेगा। हाँ, मैं आपसे एक बात की माफी मांगना चाहूँगा। मैंने आज आपको बोलने का मौका नहीं दिया। ठीक, आप अपनी तरफ से कुछ पूछना चाहते थे, बहुत कुछ पूछना चाहते थे, लेकिन एक्चुअली बात क्या थी, मैं खुद भरा बैठा था। तो इसलिए आपको मौका ही नहीं मिला। और आपकी बात नहीं है, मुझे पता है कि क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, एक पेरेंट्स के क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे अपना ये प्रोग्राम हो गया, इसके नीचे वीडियो में भी नीचे कमेंट्स आएंगे, क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। मैं हर क्वेश्चन के लिए तैयार हूँ। आपके जो भी क्वेश्चंस हो, आप जो कुछ भी पूछना चाहें इसके नीचे कमेंट्स में डाल सकते हैं। वो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट, उसके लिए मैं अगला पॉडकास्ट बनाऊंगा। आपके क्या डाउट्स हैं, आप क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या क्या इस चीज को लेकर शंकाएं हैं, क्या क्या आपके दिमाग में सारी चीजें आ रही हैं, उसके लिए अपन एक पॉडकास्ट और कर लेंगे। ठीक, आज जिस किसी ने भी इस प्रोग्राम को देखा है, जिस किसी ने भी सुना है, ठीक है, आप लोग एक बार खुद सोच के देखें। ठीक है, अपने दोस्तों को इस चीज से अवेयर करवाएं। क्या ये चीजें आज की जरूरत नहीं है। आप उस 17-18 साल का जो लड़का है उसको भरोसे छोड़ रहे हो, और वो कर लेगा सब कुछ। किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। पेरेंट्स की जिम्मेदारी केवल पैसे देने की, टीचर की जिम्मेदारी 1 घंटे पढ़ाने की, और वो लड़का खुद कर लेगा सब कुछ। और अगले प्रोग्राम में आपके क्वेश्चंस में ज्यादा दूंगा। ठीक है, अपनी तरफ से उतने ही बात करेंगे जितना आप पूछेंगे। ठीक है, बाकी मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में आपसे। थैंक यू सर।